हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था बालक में संवेगात्मक विकास को लेकर। संवेग क्या होते हैं, किस प्रकार यह व्यक्ति में बनते हैं, कैसे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आयु के साथ साथ संवेग कैसे बढ़ते चले जाते हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने संवेगों के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट्स कहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। उसी से आगे हम चलते हैं दोस्तों। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है मैकडूगल। मैकडूगल ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं। ब्रिटेन में उनका जन्म होता है और लास्ट में एंड उनका अमेरिका में होता है, लेकिन क्योंकि नागरिक वो ब्रिटेन के हैं इसलिए ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। उन्हें एंग्लो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। मैकडूगल ने संवेगों पर काम किया और उन्होंने संवेगों को लेकर मूल प्रवृत्तियों को जिम्मेदार माना। पीछे की क्लास में डिस्कशन किया था। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां प्रतिपादित की और उन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित संवेगों का कॉन्सेप्ट भी दिया। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैकडूगल की कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं और उन मूल प्रवृत्तियों से कौन कौन से संवेग बनते हैं, उनका क्या आपस में रिलेशन होता है और किस प्रकार यह मूल प्रवृत्तियां और संवेग व्यवहार में प्रदर्शित होते हैं। तो आइए चलते हैं मैकडूगल के मूल प्रवृत्तियों और संवेगों की ओर। देखो यहां पर जो मैंने क्रम लिखा है ये क्रम संवेगों का यहां नहीं है, सिर्फ एक दो तीन कैसे भी आगे मैंने इसको लिख दिया है। यहां क्रम बिल्कुल भी नहीं है, कोई सा भी संवेग ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एक चीज, हर मूल प्रवृत्ति से बनने वाला संवेग फिक्स है। जैसे क्रोध भय संवेग है तो भय संवेग के लिए पलायन या भागना जो मूल प्रवृत्ति है यही होगी, दूसरी मूल प्रवृत्ति नहीं होगी। तो हर संवेग के साथ जो लिखी हुई मूल प्रवृत्तियां वो निश्चित है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन क्रम यहां पर नहीं है, आप कैसे भी याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहली मूल प्रवृत्ति है, बेसिक इंस्टिंक्ट है मैकडूगल के अनुसार पलायन या भागना, एस्केप कहेंगे इंग्लिश में। तो अगर किसी व्यक्ति में पलायन या भागने की मूल प्रवृत्ति है तो उसमें ऐसी ही किसी स्थिति को देखकर भय बनेगा। अगर किसी व्यक्ति में पलायन या भागने की मूल प्रवृत्ति नहीं है तो उसमें भय का संवेग नहीं बनेगा, उसमें फियर नहीं बनेगा। अब यहां पर देखो थोड़ा विरोध सा है। कई बार हम समझते हैं कि किसी को भय हुआ तो भय के कारण वह भागा या भय से उसने पलायन किया, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे प्रोफेसर लामजे का एक सिद्धांत है, उसको देखेंगे तो वहां पर उन्होंने कहा है कि शेर या भालू को देखकर व्यक्ति भागता है इसीलिए वह डरता है। ऐसा नहीं है कि डरता है इसीलिए भागता है, जबकि क्या है, वह उसको देखकर भागता है इसलिए डरता है। अगर भागेगा नहीं तो वो डरेगा भी नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, केवल ये ध्यान रखना है कि मूल प्रवृत्ति होती है पलायन या भागना, एस्केप, और इससे बनने वाला संवेग होता है भय या फियर। अगर किसी व्यक्ति में मूल प्रवृत्ति में भागना या एस्केप है तो वह डरेगा नहीं, तो उसमें डरने वाला संवेग नहीं बनेगा। अगला संवेग हमारा युत्सा, कॉम्बिट कहते हैं। इस मूल प्रवृत्ति से संवेग बनेगा क्रोध, एंगर। देखिए युत्सा शब्द को अगर समझते हैं तो युत्सा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध करने की प्रवृत्ति, लड़ाई करने की प्रवृत्ति। अगर किसी की मूल प्रवृत्ति में लड़ाई करने की, झगड़ने की प्रवृत्ति है तो उसमें क्रोध संवेग बनेगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्रोध संवेग नहीं बनेगा। कई बार हम कई व्यक्तियों को देखते हैं, उन्हें बहुत नकारात्मक परिस्थितियां दी जाती हैं या बुरी परिस्थितियां उनके सामने आ जाती हैं तो भी उनको क्रोध नहीं आता है। हम देखते हैं यार कैसा आदमी है, इसकी जगह मैं होता तो तोड़ देता, फोड़ देता, पता नहीं क्या कर देता। इसका मतलब क्या हुआ, उस परिस्थिति में आपको देखकर क्रोध आ रहा है लेकिन अमुक व्यक्ति को क्रोध नहीं आ रहा है। इसके पीछे कारण है उसमें निहित युत्सा की मूल प्रवृत्ति। युत्सा की मूल प्रवृत्ति सब में होती है लेकिन मात्रात्मक होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। जिसमें कम युत्सा होती है उसको क्रोध भी कम आता है और जिसमें ज्यादा युत्सा होती है उसको क्रोध भी ज्यादा आता है। अगली हमारी मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति, इसको बोलते हैं रिपल्सन। रिपल्सन के कारण जो संवेग बनता है वो घृणा या डिस्गस्ट होता है। दोस्तों देखिए, निवृत्ति का मतलब आप समझिए, किसी भी चीज से छुटकारा पाना, निवृत्ति पाना, रिपल्सन। अगर कोई व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति में किसी चीज से छुटकारा पाने की या निवृत्ति की प्रवृत्ति है तो घृणा संवेग बनेगा, नहीं तो घृणा संवेग नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं।
आपका एक पेन है, वो खराब हो गया, टूट गया, अब आप उस पेन को रखना चाहते हैं या उसको फेंकना चाहते हैं? अगर आप उसको फेंकना चाहते हैं, उस पेन से निवृत्ति चाहते हैं, तो उस पेन के प्रति आप में घृणा बनेगी। अगर ऐसा नहीं है, आप उसको रखना चाहते हैं, उससे आपका अटैचमेंट अभी भी है, आप उससे निवृत्ति नहीं चाहते, तो उससे घृणा नहीं बनेगी। तो मूल प्रवृत्ति होगी निवृत्ति, रिपल्सन, और इससे बनने वाला इमोशन हो गया हमारा घृणा। अगली मूल प्रवृत्ति है शिशु रक्षा, पुत्र कामना, पेरेंटल इंग्लिश में कहते हैं इसको, और इसके कारण जो संवेग होता है वो होता है वात्सल्य या टेंडर इमोशन, इसको कहा जाता है। दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार अकबर के यहां दो महिलाएं लड़ती हुई आती हैं। दोनों महिलाओं के पास एक बच्चा है और दोनों ही महिलाएं दावा करती हैं कि यह बच्चा हमारा है, यह मेरा बेटा है। अकबर ने पूरे सभा भवन में इस मुद्दे को लेकर रखा, उनसे उनके बारे में पहचान पूछी गई, हर एक माँ से अपने बच्चे के बारे में कई सारे तथ्य पूछे गए, लेकिन दोनों ही महिलाएं संपूर्ण तथ्य सही सही बता देती हैं और दोनों ही बालक के दावे को बराबर बरकरार रखती हैं। समस्या का समाधान नहीं हो पाता। तो आप जानते हैं हर बार अकबर के सामने कौन आता है समस्या समाधान करने के लिए? बीरबल आता है। बीरबल को बुलाया जाता है। बीरबल कहता बोले ये तो बहुत 2 मिनट की बात है, मैं भी ठीक कर देता हूँ, समस्या का समाधान कर देता हूँ। उसने कहा बोले बच्चा एक है और इसकी माँ 2 हैं, 2 इसको चाहती हैं, तो एक काम करो, एक तलवार लेके आओ, बच्चे को बीच में से काट दो, इसके 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा एक को दे दो, दूसरा टुकड़ा दूसरी को दे दो। ज्यों ही यह बात बीरबल कहता है, तुरंत उन दोनों महिलाओं में से एक महिला बोलती है, बोले रुको, कोई भी मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा, इसका बच्चा है, इसको दे दो, मुझे मत दो, इसको दे दो, लेकिन इसको कोई टच नहीं करेगा, मारना तो बहुत दूर की बात है। अब तुरंत सबको पता लग गया कौन इसकी मां है। आप भी समझ पाए होंगे कि जिसने उसको काटने के लिए मना किया वो उसकी मां थी या दूसरी वाली उसकी मां थी। जिसने काटने के लिए मना किया वो उसकी मां थी। ऐसा क्यों हुआ? उस मां में अपने बच्चे की रक्षा के लिए, पुत्र कामना के लिए पेरेंटल की मूल प्रवृत्ति थी, इसीलिए उसमें वात्सल्य बना, टेंडर इमोशन बना। अगर ऐसा उसमें नहीं होता तो वात्सल्य नहीं बन पाता। तो इस प्रकार शिशु रक्षा या पुत्र कामना से जो संवेग बनता है दोस्तों, वो कहलाता है वात्सल्य। अगली हमारी मूल प्रवृत्ति है शरणागति, अपील जिसको कहते हैं। शरणागति की मूल प्रवृत्ति के कारण जो संवेग बनता है वो होता है करुणा या दुख, डिस्ट्रेस जिसको कहा जाता है, स्ट्रेस जिसको कहा जाता है। देखिए, शरणागति का मतलब होता है एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति की शरण में जाना। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत तेज धूप लग रही है, बहुत तेज धूप लग रही है, गर्मी में वो खड़ा है या कोई काम कर रहा है। अगर वो चाहता है कि मैं इस धूप से, तेज गर्मी से निकलकर छाया में जाऊं, अर्थात इस नकारात्मक परिस्थिति से निकलकर सकारात्मक परिस्थिति में जाऊं, या इस दुख वाली स्थिति से सुख वाली स्थिति की शरण में जाऊं, अगर इस तरह की मूल प्रवृत्ति है तो उस धूप से, उस गर्मी से उसको दुख या कष्ट होगा। अगर ऐसी उसकी मूल प्रवृत्ति में नहीं है तो उस धूप से उसको दुख या कष्ट नहीं हो पाएगा। तो जब हमारे अंदर शरणागति की मूल प्रवृत्ति होती है, उसके कारण संवेग बनता है करुणा या दुख, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं। अगली हमारी मूल प्रवृत्ति है काम, सेक्स या मेटिंग। ये मूल प्रवृत्ति बालक में जन्मजात होती है और लगातार आयु बढ़ने के साथ अलग अलग प्रकार की गतिविधियों से अलग अलग अंगों पर यह प्रदर्शित होती रहती है। आगे हम सिगमंड फ्राइड पढ़ेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे मनोसेक्सुअल टेंडेंसी या मनोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ चाइल्ड। वहां पर हम जानेंगे कि लिबिडो किस प्रकार अलग अलग अवस्थाओं में प्रभाव बनाता है, या फिर यूं कहें हम सबके जीवन में लिबिडो का या काम प्रवृत्ति का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। तो जो काम प्रवृत्ति होती है यह मूल प्रवृत्ति होती है और इसके चलते संवेग बनता है कामुकता का, लस्ट का। अगली हमारी मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। हम जब किसी चीज को जानना चाहते हैं, उसको जानने के लिए जिज्ञासु हैं, तो फिर अमुक चीज के प्रति हमारा आश्चर्य होगा, हम में आश्चर्य का संवेग बनेगा, हम में वंडर होगा। अगर हम क्यूरियोसिटी ही नहीं रखते हैं, जिज्ञासु ही नहीं है, तो उस चीज से हमें आश्चर्य बिल्कुल प्रकट नहीं होगा। कई बार आप देखते हैं, आप क्लास में हैं, बच्चों को आपने कोई जोक सुनाया, कोई कहानी सुनाई या कोई नई घटना बताने वाले हैं। जो ही आपने कहा चलो आज मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूं, तो जो ही आपने यह कहा, कुछ बच्चे होते हैं जो तुरंत अचानक से एकदम जानने के लिए तैयार हो जाते हैं, बड़ा आश्चर्य की आंखों से आपको देखने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति, ऐसा भाव उसमें कब बना? जब वो अमुक
चीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति होगी तब जाके आश्चर्य या वंडर का संवेग बनेगा, अन्यथा यह संवेग नहीं बन पाएगा। तो हमें बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना है, तो उनके अंदर जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। उसको ठीक से पोषित करके बार बार ऐसे मौके बनाने होते हैं जिससे बालकों की जिज्ञासा बढ़े, ताकि उनमें आश्चर्य का संवेग बने और वो सीखने के लिए तैयार हों। अगली हमारी मूल प्रवृत्ति दोस्तों सबमिशन, देने, अर्थात किसी चीज को देने की भावना, त्याग करने की भावना। जब देने का, त्याग करने का, सबमिशन का बेसिक इंस्टिंक्ट है, ऐसी मूल प्रवृत्ति है, तो इससे जो संवेग बनेगा वो बनेगा आत्महीनता, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग्स। देखो आत्महीनता, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग कैसे हैं आप समझिए। यहां भी मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपका छोटा भाई है जो अभी 5 साल का है, पहली क्लास में स्कूल जाने लगा है। आपका बर्थडे है, उसको पता चला कि भैया या दीदी का बर्थडे है। वो तुरंत कमरे में जाता है और अपनी ड्राइंग की कॉपी निकालता है, अपने कलर निकालता है, पेंसिल निकालता है और 2 घंटे तक रात को गेट बंद करके ग्रीटिंग कार्ड बनाता है आपके लिए। पूरी जितनी उसमें क्रिएटिविटी है सारी उस कार्ड में डाल देता है और उस ग्रीटिंग कार्ड को तैयार करता है। और जो ही रात के 12 बजते हैं आपको उठा के बोलता है हैप्पी बर्थडे भैया या फिर हैप्पी बर्थडे दीदी। अब आप इस सीन को देखकर तुरंत आपके मन में बड़ा पॉजिटिव भाव आता, आप सोचते हैं कि इसने कितना मेरे बारे में सोचा, कितना इसने समय किया मेरे लिए। चलो यहाँ एक इवेंट हो गया। अब इसके बाद 2 महीने बाद उस आपके छोटे भाई का बर्थडे है। अब आप मुझे बताओ आपका क्या इरादा है? आप भी उसके लिए ऐसा ही कोई सरप्राइज देना चाहोगे जैसा उसने आपको दिया। अब आप तो ग्रीटिंग बनाने से रहे क्योंकि आप प्रौढ़ हैं। आप गए बाजार में और वहां जाके आपने देखा कि चलो उसके लिए एक सुंदर सी रिस्ट वॉच खरीदता हूं, कलाई की घड़ी खरीदता हूं, उसके पास नहीं है बढ़िया सी खरीदता हूं ताकि उसको अच्छा लगेगा। आप दुकान पे गए, आपने एक पसंद की रिस्ट वॉच निकलवाई, उससे पूछी कीमत, उसने बोला 500 रुपये की है। लेकिन अभी भाई क्योंकि रीट की तैयारी कर रहे हैं, बापू रेस्टोरेंट में जी रहे हैं, पॉकेट में देखा तो 500 रुपये नहीं है, केवल 200 रुपये पॉकेट में निकलते हैं। अब आप चाहते हैं उसको ये 500 रुपये की रिस्ट वॉच देना, लेकिन क्योंकि आपके पास 500 रुपये नहीं है तो अब आप में इस देने या सबमिशन की मूल प्रवृत्ति के कारण एक संवेग बनेगा। कौन सा? कि मैं यह वाली वॉच बच्चे को, भाई को नहीं दे पा रहा। तो अब आप में जो संवेग बनेगा वो कौन सा होगा? आत्महीनता का होगा, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग्स का होगा। इसे कहते हैं आत्महीनता। आत्महीनता का संवेग कब बनेगा? जब सबमिशन या देने की मूल प्रवृत्ति होगी, नहीं तो ऐसा कोई संवेग नहीं बनेगा। कई बार आप देखते हैं कि एक बढ़िया लंबी कार वाला जो 20 लाख की कार ड्राइव कर रहा है, उसके बगल में एक भिखारी आके विंडो को नॉक करता है, बोलता है बाबूजी 5 रुपये दे दो, मैं खाना खाना चाहता हूं, भूखा हूं। लेकिन वह अपना काला चश्मा नहीं निकालता है, विंडो का ग्लास बंद कर लेता है और उसको नहीं देता और तुरंत आगे बढ़ जाता। उसके पीछे आप बाइक में चल रहे हैं, उसे देखकर आपका मन करता है कि काश मैं इसको 10 रुपये दे दूं, लेकिन स्थिति है कि आप दे नहीं पा रहे हैं। तो अब आप में क्या भावना बनेगी, कौन सा इमोशन बनेगा? वह बनेगा दोस्तों ग्लानि का, आत्महीनता का, जिसे कहते हैं नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। आगे चलते हैं। अगला हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है आत्मगौरव, सेल्फ असोसन। आत्मगौरव का मतलब होता है अपने स्वयं को गौरवान्वित करने की मूल प्रवृत्ति, अपने आप में गौरव महसूस हो, इस तरह की भावना, इस तरह का बेसिक इंस्टिंक्ट, सेल्फ असेशन। अगर आत्मगौरव की मूल प्रवृत्ति है तो इस मूल प्रवृत्ति के चलते जो संवेग बनेगा वो बनेगा आत्माभिमान, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। जैसे परीक्षा आती है तो एग्जाम आने के बाद कुछ बच्चे होते हैं जो पूरी तैयारी करते हैं, एक की डेडिकेशन होता है कि मुझे फर्स्ट रैंक लेके आनी है, क्योंकि फर्स्ट रैंक आएगी तो उनको क्लास में सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा, उनको गौरव प्राप्त होगा। तो इस तरह की मूल प्रवृत्ति है, तो वो फर्स्ट रैंक के लिए काम करते हैं और फर्स्ट रैंक आ जाते हैं, और इससे उनमें संवेग कौन सा बनता है? आत्माभिमान का, अपने प्रति पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग आती है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो भी है देखा जाएगा, आगे पीछे कहीं पास हो जाएंगे, और अगर छोटी क्लासेस में है तो बोलता पास तो होना ही है, पढ़े या नहीं पढ़े। वो ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसमें
आत्मगौरव सेल्फ असर्शन की मूल प्रवृत्ति नहीं है। तो व्यक्ति के द्वारा जितने भी सकारात्मक कार्य किए जाते हैं, उच्च स्तरीय कार्य किए जाते हैं, उच्च लेवल प्राप्त किए जाते हैं, ये सब कब होते हैं? जब उसमें आत्मगौरव की मूल प्रवृत्ति होती है। आगे चलें, अगली मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता, ग्रीगेरियसनेस, और इससे जो संवेग बनता है एकांकीपन, लोनलीनेस। देखो दोनों अपोजिट से हैं, एक तरफ सामूहिकता है, एक तरफ एकांकीपन है। देखने में क्या लगता है? दोनों अपोजिट हैं। फिर इस मूल प्रवृत्ति का संवेग ये कैसे हो सकता है? थोड़ा समझते हैं। सामूहिकता का मतलब हो गया समूह में रहने की प्रवृत्ति। अगर किसी व्यक्ति को समूह में रहने की प्रवृत्ति है और उसको रहने के लिए समूह नहीं मिल पाता है, तो समूह नहीं मिल पाने की स्थिति में उसको एकांत में रहना अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, और उसमें संवेग बनेगा, और वो संवेग होगा एकांकीपन का संवेग। इसी के साथ कोई दूसरा व्यक्ति है जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति का है, जिसको अकेले रहना अच्छा लगता है, समूह के साथ ज्यादा उसका वास्ता नहीं है, समूह में रहना मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। अगर सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति उसमें नहीं है तो उसको एकांकीपन नहीं महसूस होगा, उसमें एकांकीपन का संवेग भी नहीं बनेगा। इसीलिए सामूहिकता मूल प्रवृत्ति के चलते बनने वाला संवेग होता है फ्रेंड्स एकांकीपन, लोनलीनेस। आगे चलते हैं। मैकडूगल का अगला मूल प्रवृत्ति है भोजनान्वेषण, फूड सीकिंग। अन्वेषण होता है खोजना। तो हम सब में बायोलॉजिकल यह मूल प्रवृत्ति है कि जब भी हमारे अंदर ऊर्जा की कमी होती है, उस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए हमारा शरीर एक मूल प्रवृत्ति बनाता है। क्या मूल प्रवृत्ति बनाता है? कि भाई भोजन को ढूंढ, भोजन खोज के ला। अगर भोजन खोज के नहीं लाएगा तो ऊर्जा नहीं मिल पाएगी बॉडी को, और आगे गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो इस भोजनान्वेषण की मूल प्रवृत्ति से हमें किसका एहसास होता है? भूख का एहसास होता है, भूख का संवेग बनता है। हंगर इमोशन, भोजनान्वेषण, फूड सीकिंग मूल प्रवृत्ति से बनता है। आगे चलें, अगली मूल प्रवृत्ति है संचय प्रवृत्ति, एक्विजिशन, और इससे बनने वाला संवेग है अधिकार भावना, फीलिंग ऑफ ऑनरनेस। देखो संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, अर्जित करना, संचय करना, इकट्ठा करना। अगर किसी व्यक्ति में संचय प्रवृत्ति है तो वह चीजों का संचय करेगा, चाहे ये धन का संचय हो, ज्ञान का संचय हो, रिलेशन का एक्विजिशन हो, विभिन्न एंटिक चीजों का एक्विजिशंस हो। जब उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं तो वह ऐसा महसूस करता है कि मैं कई सारे दोस्तों के साथ मेरे रिलेशन है। जब बहुत सारा पैसा है तो उसमें संवेग बनता है कि मैं बहुत सारे पैसों का ओनर हूं, मेरे पास बहुत सारा धन है। तो अधिकार भावना बनती है, अधिकार का इमोशन बनता है, फीलिंग ऑफ ओनरशिप उसमें आती है। कब? जब उसमें संचय प्रवृत्ति होती है। और जिसमें संचय प्रवृत्ति ही नहीं होती है उसमें ओनरशिप या ओनरनेस की फीलिंग भी नहीं आती है, और इस तरह का संवेग भी नहीं बन पाता है। अगली मूल प्रवृत्ति है मैकडूगल के अनुसार रचनात्मकता, कंस्ट्रक्शन, और रचनात्मकता के चलते जो संवेग बनता है वो होता है कृति भाव या फिर रचनात्मक भावना, क्रिएटिवनेस। कई बार आप देखते हैं कि कुछ बच्चों को आपने होमवर्क करवाया क्लास में, तो होमवर्क के दौरान कुछ बच्चों की कॉपीज बहुत अच्छी, नीट एंड क्लीन होती हैं, बहुत अच्छा सा कवर चढ़ा होगा, बाहर नेम का एक टैग लगा होगा, सिस्टमेटिक सारा काम उसने किया होगा। इसी के साथ एक बच्चा है जिसकी कॉपी पे ना कवर होगा ना टैग होगा, कुछ पन्ने निकल रहे होंगे, कुछ पीछे डॉग टेल की तरह से मुड़ रहे होंगे, टूटा फूटा सारा सब कुछ। सेम क्लास, सेम बच्चा, सेम कॉपी, सेम होमवर्क, सेम पढ़ाने वाला, सारी बातें सेम, फिर भी दोनों की कॉपीज में डिफरेंट है। यह डिफरेंस क्यों बना? क्योंकि एक बालक में मूल प्रवृत्ति है रचनात्मकता की, जिसके चलते वह सृजनात्मक कार्य कर रहा है, उसकी कॉपी को बहुत अच्छे से रखता है, बहुत ठीक से हैंडराइटिंग बनाता है, और दूसरे बालक में ऐसी मूल प्रवृत्ति नहीं है, जिसके चलते उसकी कॉपी उस जैसी नहीं है जैसी पहले वाले बालक की थी। आपके घर में जब भी कोई त्योहार होता है तो रंगोली बनानी होती है, महिलाओं को हाथ में मेहंदी बनानी होती है, डिजाइन बनाने होते हैं मेहंदी के। इसके लिए हर एक को तो नहीं बुलाया जाता। जब भी मेहंदी बनाने आप बोलते हैं हाँ फला उस लड़की को बुलाओ, वो अच्छी मेहंदी बनाती है। आपने उसी को क्यों बुलाया? क्योंकि उसमें मूल प्रवृत्ति है। कौन सी? रचनात्मकता की मूल प्रवृत्ति है, जिसके चलते उसमें संवेग बन रहा है, रचनात्मक भावना या कृति भाव बन रहा है। इसको आप दूसरे वे में समझ सकते हैं। हम सब लगातार सीखते हैं, नई नई चीजें करते हैं, नए नए आयाम बनाते हैं। साइंटिस्ट बहुत सारे इवेंट्स खोजता है, नई चीजें खोजता है, आविष्कार करता है। ये सब क्यों कर पाता है? क्योंकि उसमें रचनात्मकता की मूल प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो ये सब कर पाता है। हमारा अंतिम 14th इंस्टिंक्ट है हास्य। हास्य जो है वो लाफ्टर होता है। तो लाफ्टर अगर मूल प्रवृत्ति किसी में है
तो वह जहां भी जाएगा वहां पर आमोद, मनोरंजन या अम्यूजमेंट का संवेग प्रदर्शित करेगा। कई बार आप देखते हैं कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा याद करते हैं कि यार अगर वो होता तो मजा आ जाता, और जो ही वो आता है तुरंत कोई ना कोई ऐसा व्यवहार करता है कि सबको सुखद महसूस होता है, सबको मजा आता है, अच्छा लगता है। ये काम वो ही क्यों कर पा रहा है, हम अब तक क्यों नहीं कर पाए थे? उसके आने के बाद ही क्यों मनोरंजन और अच्छा सुखद माहौल बना, उससे पहले क्यों नहीं बन पा रहा था? क्योंकि उसमें मूल प्रवृत्ति थी लाफ्टर की, हास्य की, जिसके चलते उसमें जो संवेग बन रहे हैं वो आमोद, मनोरंजन या अम्यूजमेंट वाले बन रहे हैं, इसलिए वो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है। कई बार कई लोग होते हैं जिनकी जन्मजात शक्लें सी होती हैं, बुरी सी। एक बार एक वो शादी थी, तो शादी में एक महिला थी, बुआ जी जिसको बोलते हैं, बुआ जी बड़ी मुख्य भूमिका में होती है शादी में, बुआ और फूफा। तो बुआ जो है उसको बच्चों ने पूछा, बोले बुआ जी रो क्यों रहे हो? तो बुआ जी ने कहा बेटा मैं रो नहीं रही, मेरी शक्ल ही ऐसी है। तो कई बार लोगों की शक्ल ही ऐसी होती है कि वो रोने जैसे प्रतीत होते हैं। तो भाई रोता रोता आए और मरे की खबर लाए। तो कभी भी रोने वाली शक्ल नहीं होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव एक्सप्रेशन फेस पे नहीं होने चाहिए। हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आमोद के साथ लोगों के साथ मिलिए जुलिए, क्योंकि यह व्यवहार लोगों में क्या करेगा, आनंद और सुखद एहसास बिखेरेगा, जो आपके प्रति सम्मान बनाएगा लोगों में, आपको लोग लाइक करने लगेंगे और आपका व्यवहार बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो पाएगा। तो यह कब हो पाएगा, जब मूल प्रवृत्ति होती है हास्य की, तो इससे संवेग बनता है दोस्तों अम्यूजमेंट या आमोद। इस प्रकार मैकडूगल ने इन 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ बनने वाले संवेगों को निश्चित किया है। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, इनके एक्सप्लेनेशन को लेके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, फिर भी आते हैं तो आपको मैंने डिस्कशन कर दिया है। आपको हर एक संवेग की मूल प्रवृत्ति के साथ कनेक्शन को ध्यान रखना है कि किस संवेग की कौन सी मूल प्रवृत्ति है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संवेग या कौन सी मूल प्रवृत्ति मैकडूगल के द्वारा प्रतिपादित मूल प्रवृत्तियों में से है या फिर नहीं है। तो हमने जाना कि मैकडूगल ने किस प्रकार 14 मूल प्रवृत्तियों को संवेगों के साथ जोड़ा और किस प्रकार मूल प्रवृत्तियों को व्यवहार के आधार के रूप में प्रतिपादित किया। आगे चलते हैं। संवेगात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका व अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इमोशन और इमोशन डेवलपमेंट के लेके कुछ अन्य पॉइंट्स हम यहां चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शिक्षक का क्या रोल है बालकों के संवेगात्मक विकास में। शिक्षक के साथ कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं कक्षों में, विद्यालय में और एक्स्ट्रा करिकुलम में, जिसके द्वारा बालकों का संवेगात्मक विकास समुचित हो, सकारात्मक हो और बहुत आगे तक चला जाए। तो यहां चर्चा करते हैं कुछ बिंदुओं की। पहला बिंदु है परिपक्वता एवं अधिगम संवेगात्मक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं। परिपक्वता का मतलब जैसे जैसे बालक बड़ा होता चला जाता है उसमें संवेगात्मक स्थिरता आती है, संवेगात्मक नियंत्रण आने लगता है, नकारात्मक और सकारात्मक संवेगों की समझ बनने लगती है। तो वो परिस्थितियों के अनुसार सकारात्मक संवेगों का प्रदर्शन करता है, नकारात्मक संवेगों को कंट्रोल करता है। तो ये सारा का सारा संवेगात्मक व्यवहार किसके द्वारा परिष्कृत हो रहा है, बालक में आ रही मैच्योरिटी से और उसमें बन रही परिपक्वता से। दूसरा है अधिगम। अधिगम का मतलब हो गया सीखना। तो बालक समाज में सीखता है। क्या सीखता है कि मैंने क्रोध वाला व्यवहार प्रदर्शित किया तो जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं या परिवार वाले हैं उनको बुरा लगा, और जब मैंने प्रेम, स्नेह या हंसी वाला व्यवहार प्रदर्शित किया तो मेरे परिवार, दोस्तों को, समाज वालों को अच्छा लगा। अब इसने सीख लिया कि अगर मुझे मेरे दोस्तों को, परिवार वालों को सुखी रखना है, उनके साथ अटैचमेंट बनाना है, रिश्तों को अच्छा बनाना है, तो नकारात्मक क्रोध वाला संवेग प्रदर्शित नहीं करना, उसके बजाय प्रेम और सकारात्मक या हंसी वाला संवेग प्रदर्शित करना है, क्योंकि ऐसा करने से लोग मुझे लाइक करते हैं, लोगों के बीच में चहेता बन जाता हूं। तो इस प्रकार बालक अधिगम के द्वारा भी संवेगात्मक विकास को समझता है, सीखता है। तो अधिगम भी बालक के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अभी जब हम सीख रहे हैं, आप मेरे साथ इमोशनल डेवलपमेंट को समझ रहे हैं और आपने सारी बात को समझा, सेल्फ स्टडी की, फिर बच्चों को आप समझाएंगे कि बेटा ये नेगेटिव इमोशन है, ये पॉजिटिव इमोशन है। नेगेटिव इमोशन को हमें प्रदर्शित नहीं करना, इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना है, संशोधन करना है। और जो पॉजिटिव इमोशन है इसको हमें लगातार गतिविधियां करते हुए इसको बढ़ाना है, जिज्ञासाओं को बढ़ाना है, स्नेह को बढ़ाना है, प्रेम को बढ़ाना है, ताकि हम और ज्यादा ठीक से पॉजिटिव रूप से व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। तो ये सब आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो अधिगम से भी हमारे संवेग या संवेगात्मक व्यवहार जो है वो प्रभावित होता है और गुणवत्तापूर्ण अच्छा बनता है।
कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कौन सी बाधा? मनोवैज्ञानिक बाधा। मनोवैज्ञानिक बाधा का मतलब मैंने पीछे भी आपको बताया था, मनोवैज्ञानिक का मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट से हैं, ऐसी प्रक्रियाओं से हैं जिनका संबंध मनोविज्ञान के साथ में है, साइकोलॉजी के साथ में है। तो यहां पर इसका इशारा संवेगों की ओर है। जैसे किसी बालक में प्रेम संवेग बन रहा है, लव इमोशन बन रहा है। अब इस लव इमोशन के दौरान अगर कोई व्यक्ति उसको टोकता है, रोकता है, उसके इस संवेग में बाधा बनता है, तो यह बाधा कैसी हो गई? मनोवैज्ञानिक बाधा हो गई, ना कि शारीरिक बाधा, न कि सामाजिक बाधा। क्योंकि संवेग कहां बन रहे हैं? मन मस्तिष्क में बन रहे हैं। उसको रोका गया, टोका गया, अमुख प्रेम करने वाली लड़की से या लड़के से मिलने के लिए मना किया गया, तो बाधा आ गई। किसमें बाधा आ गई? प्रेम जो बढ़ रहा था, प्रेम जो बन रहा था, लव जो आगे चल रहा था, उसमें बाधा आ गई। और यह विलेन कौन होते हैं? अब ये तो मुझे नहीं पता, आपको पता आपका कौन विलेन है। लेकिन यहां क्या हुआ? संवेगात्मक बाधा हुई। संवेगात्मक बाधा हुई तो व्यवहार जो है वो कैसा होगा? मजा आएगा, अच्छा लगेगा? जी नहीं, गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, परेशान होंगे। अब जब गुस्सा आया, परेशान हुए, दुखी हुए, अब आपका 2 दिन बाद एग्जाम है, तो क्या एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक बाधा आप में बन गई थी, उस मनोवैज्ञानिक बाधा के कारण जो आपकी कार्य क्षमता थी उसमें न्यूनता आ गई, वह प्रभावित हो गई। एक और तरीके से आप समझिए, जैसे बच्चा स्कूल में है, आप उनको पढ़ा रहे हैं बच्चों को। एक बच्चा है जो बहुत अच्छा है, ओबीडियंट है, लगातार चीज़ों को सीखता है, समझता है, आपकी बात को मानता है, लेकिन आपको उसने कोई क्वेश्चन पूछा और उसने गलत आंसर दे दिया। एक बार गलत दे दिया, कोई बात नहीं, उसने दोबारा फिर आपके क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया। अब जो ही उसने दूसरी बार क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, आप तुरंत गुस्से में आकर खतरनाक तरीके से उसको डांट दिया। जो ही आपने उसको डांटा, आपने क्यों डांटा? क्योंकि आपको लगा ये 2 बार गलत बोल रहा है, मुझे इसको डांटने की आवश्यकता है। लेकिन जो ही आपने उसको डांटा, अब डांटने के बाद उसमें जो सीखने के प्रति व्यवहार बन रहा था, जो जिज्ञासाएं बन रही थी, आश्चर्य बन रहा था, ये संवेगात्मक विकास जो चल रहा था, इसमें क्या आ गई? बाधा आ गई। क्यों बाधा आ गई? आपने उसको डांट दिया। जो ही आपने डांटा, डांटते उसके मन में नेगेटिव भाव बनने लगे, नकारात्मक विचार बनने लगे, उसमें क्रोध बनने लगा, उसमें ग्लानि बनने लगी, उसमें ईर्ष्या बनने लगी, उसमें बदले की भावना बनने लगी, ये सब दुखी होने लगा, ये सब मन में चलने लगा। तो ये बनते क्या हुआ? उसमें संवेगात्मक बाधा हुई। अब उसके बाद उससे जितने भी क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो सामान्यतः शायद वो सही नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? कि अब उसकी जो बाधा, जो उसकी मानसिक योग्यताएं थी, वो प्रभावित हो रही हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए, कभी भी बालकों में संवेगात्मक बाधाएं उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। संवेगात्मक बाधाओं से उनको बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसे एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान। अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान का मतलब क्या हो गया? बालक ने कोई एग्जाम दिया, उस एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, तो ये कम मार्क्स आना, कम नंबर आना क्या हो गया? कम उपलब्धि, कम अचीवमेंट हो गया। यह स्थायी है कि अस्थायी है? अस्थायी है भाई। अगला टेस्ट फिर होना, अगली परीक्षा फिर होनी है, जिनमें एक ही परीक्षा नहीं होती, एक ही बोर्ड नहीं होता, एक ही एग्जाम नहीं होता। तो यह क्या है? अस्थायी उपलब्धि है। अगर यह आ गई तो इससे भी बालक में क्या बनेगा? भावात्मक बाधा बन जाएगी, और उस भावात्मक बाधा के कारण उसका जो प्रभावशीलता है वो न्यून हो जाएगी। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, रीट का एग्जाम आपका चल रहा है, साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन बिल्कुल आपको सारे के सारे सही से आ गए, लेकिन साइकोलॉजी वाले 30 क्वेश्चन खत्म होने के बाद अगला क्वेश्चन आपको, पहला ही क्वेश्चन आपको नहीं आता है, दूसरा भी नहीं आता है, तीसरा भी नहीं आता है, लगातार 3-4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, आपको समझ में नहीं आता। तुरंत ऐसा होते ही क्या हुआ? आप में भावात्मक बाधा बनने लगी। आपको लगा मेरा क्या होगा? बस जो ही ये विचार बना, तुरंत आपकी जो प्रभावशीलता है वो क्या हो गई? न्यून हो गई। इसलिए हमेशा याद रखो, पेपर लिखने के दौरान कभी भी भावात्मक बाधा मस्तिष्क में नहीं बननी चाहिए। एक बार भी, एक पल के लिए भी नकारात्मक विचार आ गया तो अगले कुछ समय तक वह मस्तिष्क में बना रहेगा, और वो बना रहेगा तो आपकी जो प्रभावशीलता है वो न्यून हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन जो बहुत आसान से हैं, जिनको इजीली आप कर सकते हैं, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कुछ टिप्स हैं
क्या टिप्स हैं कि पेपर को सोल्व करते समय जो सबसे आसान पोर्शन है वो सबसे पहले करना चाहिए, ताकि इस दौरान आप में भावात्मक बाधा ना बने और आप में उत्तेजना बने, प्रोत्साहन बना रहे। जो मुश्किल पोर्शन सबसे लास्ट में करना चाहिए, ताकि लगातार 2 4 5 क्वेश्चन नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमने कर लिए हैं वो तो सारे के सारे सही मनोदशा में किए हैं, तो उनके सही होने की संभावनाएं ज्यादा है। आगे, घनिष्ठ मित्र से अलगाव। अगर किसी घनिष्ठ दोस्त से अलग हो गया, अफेयर चल रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे, हाई लेवल पे पहुंच गया, और अब धमकी मिल गई लड़की के भाई की तरफ से कि इधर देखा भी सही तो गर्दन काट देंगे, तेरी टंगे तोड़ देंगे। क्या हुआ? घनिष्ठ मित्र से अलगाव हो गया। ये होते क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक बाधा बन गई। अब लड़की अलग कमरे में बैठ के रो रही है, लड़का अलग कमरे में बैठ के रो रहा है, नसें काट दें, फांसी लगा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो ये सब क्या हो रहा है? नेगेटिव व्यवहार बन रहा है। अब ध्यान रखिए, घनिष्ठ मित्र से अलगाव भी परमानेंट नहीं है। ऐसी कोई बात हो भी गई है तो टेम्परेरी है भाई, कुछ समय बाद समाधान होगा, कोई नया रास्ता निकलेगा। अगला है परिवार के सदस्यों से कुछ समायोजन हो जाना। कई बार परिवार में किसी लड़ाई हो जाती है, पापा ने डांट दिया, नंबर कम आए, खतरनाक डांट पड़ गई, कोई छोटी मोटी गलती होगी, मम्मी ने डांट दिया, बड़े भाई ने डांट दिया, तो ये छोटी मोटी किसी बात पर क्या हो गया? उनसे असमायोजन हो गया, एडजस्टमेंट बिगड़ गया। और जब ये होने लगता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? हमारी प्रभावशीलता कम हो जाती है। तो याद रखिए, जब भी परिवार में ऐसी सिचुएशन आए तो ध्यान रहे किसी भी बालक के साथ नकारात्मक भाव ना बने। इसके लिए भावात्मक बाधाएं बनने जैसी स्थितियां नहीं बनाएं, ताकि बालक जो हैं उनमें भावात्मक बाधा के कारण जो प्रभावशीलता है वो न्यून नहीं हो और उनके विकास की गति लगातार आगे चलती रहे। अगला पॉइंट, भावात्मक विकास के लिए बालक के कार्य को सामाजिक स्वीकृति मिले, परिवार और विद्यालय में संवेगों का दमन न हो, विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग हो, व शिक्षक द्वारा व्यवहार में सही उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या? पहली चीज किसके लिए? भावात्मक विकास के लिए। पहली चीज, बालक के कार्य को सामाजिक स्वीकृति मिले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने पीछे पढ़ा था किशोरावस्था, तब हमने क्या जाना था कि किशोरों को अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहिए होती है। हर बालक चाहता है कि जो मैंने किया है उसको प्रशंसा की जाए, उसको सामाजिक स्वीकृति मिले। तो आपको ध्यान रखना है शिक्षक होने के नाते कि जब भी बालक कोई काम करता है, कोई गतिविधि आपके सामने करता है, कोई चीज आपसे बताता है, अगर वो गलत भी है तो तुरंत उसके लिए आलोचनात्मक व्यवहार आपका नहीं होना चाहिए, जबकि सुधारात्मक व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि आलोचनात्मक व्यवहार नकारात्मक होता है, जो उसमें इमोशंस को नेगेटिव बना देता है, और सुधारात्मक जो व्यवहार है वो सुधार की ओर जाता है, जो नकारात्मक संवेगों के बजाय सकारात्मक संवेगों को बनाता है। तो ध्यान रखिए, बालक के व्यवहार को स्वीकृति मिलनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव हैं, गलत हैं, अनुचित हैं, तो उसको ठीक सुधारात्मक दृष्टिकोण से उसको रिप्लाई दिया जाना चाहिए, और अगर सही है तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। ध्यान रखें, बालक ने आपसे गुड मॉर्निंग किया, आप परेशान हैं, घर पे लड़ाई हो गई मैडम से और स्कूल गए हैं, बालक ने आपसे गुड मॉर्निंग किया, अब आपने इग्नोर कर दिया। आगे एक बच्चा है, उसने दौड़ के आपके पैर छुए, आपने इग्नोर कर दिया, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। क्लास में गए, वहां बच्चे खड़े हुए, सबने मुस्कुरा के जवाब दिया, आपने इग्नोर कर दिया। अब ये जो 4-5 बच्चे जिनको आपने इग्नोर किया, जिनको आपने ध्यान नहीं दिया, हर एक बालक अगले कई घंटे तक सोचता रहेगा कि आज मुझे सर का रेस्पॉन्स क्यों नहीं मिला, मैम का रेस्पॉन्स क्यों नहीं मिला। इसीलिए उनका जो भी व्यवहार है उसको सकारात्मक प्रत्युत्तर देना जरूरी है। अगर गुड मॉर्निंग किया तो भले ही आपकी लड़ाई हो गई, उसको स्कूल के बाहर रखो, उसको गुड मॉर्निंग बोलो वापस। किसी बच्चे ने आपके फीट को टच किया है तो उसे बोलो बेटा शाबाश, आशीर्वाद, खुश रहो। अगर आपको गुड मॉर्निंग किया है क्लास में तो उनको रिस्पांस दो। अगर किसी ने स्माइल भी दी है तो स्माइल को भी वापस रिप्लाई में स्माइल दो। अदरवाइज जो बच्चे हैं उनको महसूस होगा कि मेरे व्यवहार की सर ने या मैम ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है। हमेशा याद रखो, बालक के व्यवहार को स्वीकृति मिलनी ही चाहिए। अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक स्वीकृति दो, उसको प्रोत्साहित करो। अगर नकारात्मक व्यवहार है तो उसको सुधारात्मक तरीके से संशोधन करते हुए स्वीकृति प्रदान करो। अगला है परिवार और विद्यालय में संवेगों को का दमन ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम किसी भी बात पर जब भी कोई चर्चा होती है, बालक कुछ कहना चाहता, हम बोलते चुप हो जा, तू कुछ नहीं जानता। हमने जो ही बालक को बोलने से रोका तो हमने क्या कर दिया, बालक के संवेगों को जो आना चाह रहे थे उनका दमन कर दिया। दो बालक लड़ रहे हैं,
आपने बीच बचाव किया, आपने पूछा भाई क्या बात होगी, इससे पूछा भाई क्या बात होगी, दोनों अपना अपना पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन आप गुस्सा में चुप कोई नहीं बोलेगा, दोनों मुर्गे बन जाओ, चलो दोनों हाथ ऊपर कर लो। अब यहां पर क्या हुआ, दोनों की तो गलती नहीं हो सकती है ना, एक की गलती होगी संभवतः, दोनों की गलती साथ में नहीं हो सकती है, दोनों को पनिशमेंट मिल गया, तो दोनों के संवेगों का दमन हो गया, इससे उनका भावात्मक विकास बाधित होता है। तो याद रहे, कभी भी संवेगों का दमन नहीं होना चाहिए, चाहे परिवार में हो चाहे कक्षा कक्षों में हो। एक और चीज यहां पर मैं कहना चाहूंगा संवेगों के दमन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। हमने घर में प्रेशर कुकर देखा होगा। प्रेशर कुकर में जब आप दाल पकाते हैं या चावल पकाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो ही उसको प्रॉपर हीट मिलती है, तुरंत उसके ऊपर जो सीटी होती है, गैस को रिलीज करने वाली होती है, वो सीटी निकलती है और गैस रिलीज हो जाती है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप चाहते हैं कि प्रेशर कुकर की जो गैस है वो रिलीज ना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए आप उस वाल्व को बंद कर देंगे, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका कि आप उसके लिए हीट को बंद कर देंगे, उसको आंच ही ना मिले नीचे से प्रेशर कुकर को। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा तरीका है क्या, मुझे बताओ? या तो आप प्रेशर कुकर की सीटी को ही बंद कर देंगे या फिर आंच को कम कर देंगे, दोनों के अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है उसमें सीटी को रोकने से, प्रेशर को रिलीज होने से। अब देखो यहां पर हम संवेगों की बात करते हैं। हम सामान्य व्यवहार में जब दैनिक जीवन जीते हैं तो कई सारी परिस्थितियां, हमने पीछे पढ़ा था, हम सब में मूल प्रवृत्तियां होती हैं, भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो बाहरी उद्दीपकों के साथ संवेगों में कन्वर्ट होती रहती हैं। हम दैनिक व्यवहार में कई तरह की परिस्थितियों से हमारा सामना होता है, कई तरह के उद्दीपकों से सामना होता है। ये उद्दीपक और परिस्थितियां नकारात्मक भी हो सकते हैं तो सकारात्मक भी हो सकते हैं। अगर ये नकारात्मक है तो उसके चलते नकारात्मक संवेग बनेंगे। अगर नकारात्मक संवेग बन रहे हैं तो अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन है कि हम उन नकारात्मक संवेगों को कहीं ना कहीं रिलीज करें, कहीं ना कहीं रिलीज करें। अगर रिलीज नहीं करेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी? आते हैं फिर से वापस प्रेशर कुकर पर। अगर प्रेशर कुकर की सीटी खराब हो जाती है, उससे गैस निकल नहीं पा रही है, प्रेशर रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो अब उसको फूटने से कोई बचा सकता है क्या? प्रेशर कुकर फटेगा निश्चित रूप से। एक ही तरीका है क्या कि या तो आप जो सीटी चोक हो गई उसको निकलने दो, प्रेशर को निकलने दो, या फिर उसकी आंच को कम कर दो। कोई तीसरा तरीका नहीं है। सेम सी सिचुएशन हमारे मस्तिष्क के साथ होती है। जब इसमें प्रेशर कुकर की तरह से नेगेटिव संवेग बन जाते हैं, तो ये नेगेटिव संवेग को लेकर हम सोचते हैं तो एक क्लस्टर बन जाता है और एक पूरा ग्रुप, एक क्लस्टर मस्तिष्क में नेगेटिव संवेगों का बन जाता है। जब ये नेगेटिव संवेग बन गए, अब आपके पास दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन तो ये कि इन नेगेटिव संवेगों को, नकारात्मक संवेगों को कहीं ना कहीं रिलीज कर दो। अगर रिलीज नहीं करते हैं तो संवेगों को बनने से रोक लो। दोनों ही अगर काम नहीं हो पाए तो ये प्रेशर कुकर भी फटना तय है। और इस प्रेशर कुकर के फटने का परिणाम आप जानते हैं, समाज में अक्सर आप देखते हैं कई लोग पत्थर लेके पीछे घूमते रहते हैं। पागलपन की स्थिति, मानसिक परेशानियों की स्थिति दुनिया भर की, जिसमें से 90% लोग इस प्रेशर कुकर के चलते परेशान आज की तारीख में। जितनी आत्महत्याएं होती हैं, हिंसात्मक गतिविधियां होती हैं, असामाजिक व्यवहार होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर का नेगेटिव व्यवहार सारा का सारा क्यों होता है? इस प्रेशर कुकर के चलते होता है। अब सॉल्यूशन क्या है? आप क्योंकि इस प्रेशर कुकर को मिलने वाली हीट को नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि ये हमारी जन्मजात बेसिक इंस्टिंक्ट है। नेगेटिव संवेग तो बनेंगे ही बनेंगे, आप इनको रोक ही नहीं सकते। और ना बाहर जो नेगेटिव परिस्थितियां हैं, उद्दीपक हैं, उनको रोक सकते हैं। तो लोग तो लड़ाई भी करेंगे, लोग बुरा भी बोलेंगे, आपको क्रोध भी आएगा, दुख भी आएगा, ईर्ष्या भी होगी, ये सब होगा क्योंकि हम सबकी मूल प्रवृत्तियों में है। तो क्या करें फिर प्रेशर कुकर ना फटे? इसके लिए हम इनको रिलीज करें, अर्थात संवेगों का दमन नहीं करें, इनको रिलीज होने दें, संवेगों को रिलीज होने दें, संवेगों को बाहर प्रदर्शित करें, किसी साथी के साथ बात करें, दोस्त के साथ बात करें। एक कहावत है ना कि हर व्यक्ति को एक कंधा मिले जिस पर सर रखे वह 2 आंसू गिरा सके। इसका मतलब यहां पर यह है, मैं शेरो शायरी नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति के पास कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसको वह अपनी नकारात्मक भावनाओं को शेयर कर सके, नेगेटिव फीलिंग्स को, दुखों को वह शेयर कर सके। अगर ऐसा कर देता है तो समझिए भाई प्रेशर कुकर से
प्रेशर रिलीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपके चावल और दाल ठीक से पक जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रेशर कुकर फटने से कोई बचा नहीं सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि संवेगों का दमन करना चाहिए या फिर संवेगों को रिलीज करना चाहिए। तो याद रखिए आज के बाद कभी भी संवेगों का दमन नहीं करना, चाहे आपके खुद के संवेग हों, चाहे स्कूल के बच्चों के संवेग हों, चाहे अपने परिवार में किसी के भी संवेग हों, उन्हें बाहर निकलने का मौका देना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे है विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग हो। क्यों प्रयोग हो उपयुक्त शिक्षण विधियों का? कि आप सही टीचिंग मेथड से अप्लाई करेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा, समझ में आएगा तो वो सीखेंगे तो अच्छा लगेगा तो जिज्ञासा बढ़ेगी, आश्चर्य संवेग बनेगा, सकारात्मकता आएगी और बच्चा लगातार सीखता चला जाएगा। अगर आप गलत शिक्षण विधियां प्रयोग कर रहे हैं, गलत तरीके काम में ले रहे हैं, तो बच्चा सीख नहीं पाएगा तो दुखी होगा, एग्जाम में कम नंबर आएंगे, आप उसकी धुनाई करेंगे तो नकारात्मक संवेग बनेंगे। तो अच्छी शिक्षण विधियां, सही पढ़ाने के तरीके भी बालकों में सकारात्मक संवेगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आपको यह बात पता होनी चाहिए। और शिक्षक के द्वारा व्यवहार को सही उदाहरण प्रस्तुत किए जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कई बार जाने अनजाने में बच्चों की तुलना कर बैठते हैं। कभी भी बच्चों की तुलना एक दूसरे के साथ नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा भाई? क्योंकि हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। जैसा एक बच्चा है वैसा दूसरा कभी नहीं हो सकता, और दूसरे बच्चे के जैसा तीसरा बच्चा कभी नहीं हो सकता। तो एक ही क्षेत्र में जब अलग अलग नहीं हो सकते तो एक जैसी उपलब्धियां भी उनकी नहीं हो सकती। हर बच्चा अच्छी हैंडराइटिंग वाला नहीं हो सकता, हर बच्चा बहुत अच्छा गाने वाला नहीं हो सकता, हर बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाला नहीं हो सकता, हर बच्चे की ड्राइंग, चित्रकारी या फिर कोई भी हस्तशिल्प वाली कला एक जैसी नहीं हो सकती, उच्च श्रेणी की नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी बच्चों की आपस में तुलना मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी क्लास में एक टॉपर आया तो टॉपर तो एक ही बच्चा होगा ना। बच्चे 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं या 500 हैं, टॉप करने वाला तो एक ही होगा ना। 2, 3, 5, 10 तो टॉपर नहीं हो सकते ना। अगर बराबर मार्क्स भी आए तो पॉइंट्स में गैप होगा, पॉइंट्स में भी गैप नहीं तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से गैप होगा। आप फर्स्ट रैंक तो एक ही निकालोगे ना, लेकिन उस एक फर्स्ट रैंक वाले का बाकी सबके साथ तुलना करते हो। हर एक बार से बोलते इसके जैसा बन, ऐसे सीख, देख इसको, देख इसको, देख इसको, देख। आज के बाद ये करना बंद कर दो भाई। चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे आपके परिवार में अपने छोटे बहन भाई हों या कोई दूसरा हो। यह है शिक्षक का सही उदाहरण के द्वारा समझाना। तो स्कूल में कभी भी आप कंपैरिजन मत करो बच्चों का दूसरों के साथ। ऐसे उदाहरण को मत दो जो व्यवहारिक नहीं हो। इस तरह के टास्क उनको मत दो जो जीवन के साथ रिलेवेंट नहीं हो। ऐसे एग्जाम्पल कभी क्लास में सेट मत करो जो व्यवहारिक ही नहीं हो, क्योंकि जब अव्यवहारिक उदाहरण कक्षा में रखे जाएंगे तो बच्चे वैसा बनने की कोशिश करेंगे, इस तरह का व्यवहार करना चाहेंगे, लेकिन वो तो अव्यवहारिक है, वो तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखें, एक शिक्षक को क्या ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम्पल दिए जाएं, उदाहरण दिए जाएं, कोई कहानी बताई जाए, कोई बात उनसे की जाए, कोई परिचर्चा की जाए, तो वो ऐसी हो जो उनके लेवल की हो, रिलीवेंट हो और उनके व्यवहार से जुड़ी हुई हो। अगर ऐसा करेंगे तो बालक में नकारात्मक संवेग नहीं बनेंगे, बालक का सही रूप से भावात्मक विकास हो पाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक शिक्षक के लिए जरूरी हैं। आगे चलें। संवेग के तीव्र प्रवाह से हकलाने की समस्या हो जाती है। हकलाने का मतलब यहां पर क्या है? एक तो हकलाना होता है वोकल सिस्टम की गड़बड़ी से। हमारा ध्वनि तंत्र में कहीं कोई विकार है तो सही ध्वनि नहीं बन पा रही, तो हकलाने जैसी प्रवृत्ति बालक के व्यवहार में दिखती है। कई बार बालक में नकारात्मक संवेग होते हैं। जब कई बार आप देखते हैं छोटे बच्चे ने बहुत रो लिया है तो रोने के कारण वो बहुत ज्यादा रो रहा, आंसू आ रहे हैं, भयंकर रोने की स्थिति बनी, दुखी हो रहा है। उससे पूछते बेटा क्या हुआ, तो बोल ही नहीं पाता है, और बोलता है तो भी हकलाते हुए बोलता है। कई बार किसी व्यक्ति को बहुत तेज क्रोध आ जाता है, बहुत तेज गुस्से में होता है, तो बहुत तीव्र गुस्से की स्थिति में भी वो सही ढंग से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है, हकलाने जैसी प्रवृत्ति उसमें बन जाती है। तो ये अस्थायी होती है, संवेगों के तीव्र प्रवाह के कारण ये स्थिति कई बार बन जाती है। उत्तेजना की एकांतता ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है। उत्तेजना की एकांतता का मतलब होता है आप जब एक्साइटेड हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, आप में जिज्ञासा है और आप में ये एकांत रूप से हैं, तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा, आपका ध्यान बनेगा, और यह कैसी दशा है? आंतरिक दशा है। अर्थात ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो आंतरिक होती हैं, बालक के अंदर में चलती रहती हैं। आगे चलें। एक ही स्थिति के मध्य घटना व मौजूद व्यक्तियों के संवेग भिन्न भिन्न होंगे। देखो कैसे, आपने
कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा कि दो मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति जो है आपस में टकरा गए, दोनों नीचे गिरे हुए हैं, दोनों का सिर फट गया और दोनों बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं और एम्बुलेंस का वेट हो रहा है। कुछ लोग खड़े हैं आसपास में, एम्बुलेंस आने वाली है। अब मान लो आसपास में 10 लोग हैं, 10 लोगों ने उस घटना को देखा, उसको देख रहे हैं, स्थिति 10 के सामने एक जैसी है, लेकिन इन 10 के 10 लोगों में जो संवेग बन रहे हैं वो अलग अलग होंगे, एक जैसा संवेग बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है एक व्यक्ति को क्रोध आ रहा हो। क्रोध क्यों आ रहा हो कि ये तेज क्यों चला रहे थे, इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं पहना था, इनको स्पीड कंट्रोल में रखनी चाहिए, गलत दिशा में क्यों चल रहे थे। एक दूसरे व्यक्ति में बड़ी दया बन रही हो कि कितना बुरा हो गया, देखो अब ये पता नहीं जिएंगे कि बचेंगे। एक दूसरे व्यक्ति में इस तरह की भाव आ रहा हो कि इनके बच्चों के साथ क्या होगा, इनके परिवार वालों के साथ में क्या होगा। तो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह के भाव बनते हैं एक ही स्थिति को देखने के साथ। तो याद रखिए, एक जैसी स्थिति हर एक व्यक्ति में एक जैसा भाव बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। अब क्यों नहीं है वो समझ लो, क्योंकि उद्दीपक एक जैसा है, बाहरी परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन हर एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां जो हैं उनके स्तर अलग अलग होते हैं। किसी में कोई मूल प्रवृत्ति की मात्रा ज्यादा होती है, किसी में कोई मूल प्रवृत्ति की मात्रा कम होती है। एक ही दशा में कभी कौन सी मूल प्रवृत्ति वो हावी रहती है और वैसी दशा बन जाती है मस्तिष्क की, कभी कौन सी मूल प्रवृत्ति हावी रहती है और वैसी दशा बन जाती है मस्तिष्क की। इसीलिए एक ही घटनाक्रम के मध्य अलग अलग तरह के संवेग प्रदर्शित होते हैं। अगला बिंदु है एड्रिनल ग्रंथि संवेग से प्रत्यक्षतः संबंधित होती है। फ्रेंड्स, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ये विभिन्न संवेगों को, विभिन्न हार्मोन्स का स्राव करती हैं। जैसे दुख के समय आंखों में आंसू आते हैं, ये हार्मोनल चेंजेस हैं। हार्मोनल चेंजेस, आंखों में आंसू आना, ये हमारी आंखों के साथ हार्मोन्स के कारण बनता है। रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर के द्वारा विभिन्न गतिविधियां जो होती हैं, ये सब एड्रिनल ग्रंथि से प्रभावित होते हैं, इसके साथ में कनेक्शन होता है। तो एड्रिनल ग्रंथि ये संबंधित हार्मोन, संबंधित प्रभाव बॉडी पर कब बना पा रही है, जब उससे जुड़े हुए संवेग उसको इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि जिसके द्वारा विभिन्न स्राव होते हैं, हार्मोन्स बॉडी में जाते हैं, जो शारीरिक गतिविधियों को तय करते हैं, मानसिक गतिविधियों को तय करते हैं, इनका संबंध संवेगों के साथ में होता है। इसलिए कहा है कि एड्रिनल ग्रंथि प्रत्यक्षतः इमोशन से जुड़ी होती है। पॉलीग्राफी उपकरण पॉलीग्राफी उपकरण जो है वो झूठ की पहचान करने हेतु उपयोगी यंत्र होता है। एक टेस्ट बनाया हुआ है, लेकिन ये कारगर सब जगह हो ऐसा जरूरी नहीं है। मस्तिष्क का बायां गोलार्ध सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है। याद रखना, बायां गोलार्ध मतलब अगर सड़क पर आप बाईं तरफ चलोगे ना, सड़क पर बाईं तरफ चलोगे तो दुर्घटना नहीं होगी। कैसा व्यवहार होगा आपका? सकारात्मक व्यवहार होगा। तो मस्तिष्क में जो बायां और दायां गोलार्ध होता है, उसमें से बायां गोलार्ध जिम्मेदार होता है सकारात्मक संवेगों के लिए। जेम्स लांजे का एक सिद्धांत है, मैंने आपको बताया था भय के लिए। क्या बोलते हैं लांजे? व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है, इसलिए वह डरता है। अगर वह भागता नहीं तो वह डरता नहीं, क्योंकि पलायन या एस्केप की मूल प्रवृत्ति से फियर बनता है, डर बनता है। लास्ट हमारा जॉन बोल्बी का सिद्धांत, लगाव का सिद्धांत। लगाव एक भावात्मक संबंध है जो व्यक्तियों को आपस में जोड़ता है। लगाव एक कॉन्सेप्ट है, हम आगे कभी पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है लगाव। लगाव का मतलब होता है किसी भी वस्तु के साथ, स्थिति के साथ, व्यक्ति के साथ जो हमारा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, भावात्मक जुड़ाव बन जाता है, संबंध बन जाता है, उसे कहा जाता है लगाव। लगाव को लेकर कई मनोवैज्ञानिकों ने काम किया, उनमें से एक मनोवैज्ञानिक हमारे जॉन बोल्बी, जिन्होंने लगाव का सिद्धांत दिया है। आगे चलते हैं, संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां। पीछे हमने डिस्कशन किया था कि संवेग दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक संवेग, दूसरा नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग सुख प्रदान करते हैं, उनका विकास होना चाहिए, वो लगातार बनने चाहिए। जबकि नकारात्मक संवेग दुख प्रदान करते हैं, इसलिए वो नियंत्रित होने चाहिए और वो व्यवहार में ज्यादा प्रदर्शित नहीं होने चाहिए। तो क्या हम इनका बनना रोक सकते हैं? ऐसा कोई तरीका है कि बॉडी में कोई काम किया जाए और नकारात्मक संवेग बनना ही बंद हो जाए, केवल पॉजिटिव ही संवेग बने? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जन्मजात मूल प्रवृत्तियों का मसला है भाई, और ये जन्मजात हैं, इनको आसानी से बदला नहीं जा सकता। तो मूल प्रवृत्तियां तो जो है वो रहेंगी,
नेगेटिव है वो भी काम करेगी, पॉजिटिव है वो भी काम करेगी, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव इमोशन बनाएंगी, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव इमोशन बनाएंगी। अब हम कर क्या सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जो नेगेटिव संवेग हैं, नकारात्मक संवेग हैं, उनके साथ कुछ गतिविधियां की जाए। ऐसी दैनिक जीवन में, व्यवहार में, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ऐसी कुछ गतिविधियां की जाए, ऐसी कुछ चीजें की जाए जिससे जो नेगेटिव व्यवहार है, नेगेटिव संवेग हैं, वो थोड़े कम बने, कंट्रोल हो, या किसी और दिशा में वो चले जाएं। इससे क्या होगा? वो नकारात्मक संवेग जो है वो व्यवहार में नहीं आ पाएंगे, या फिर उनका प्रभाव कम हो जाएगा। अगर व्यवहार में नहीं आएंगे या फिर प्रभाव कम हो जाएगा तो हमारा व्यवहार बिगड़ेगा नहीं। तो हम कहेंगे कि भाई हमने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लिया, संवेगों की समझ बना ली, या संवेगों को सकारात्मक रूप से प्रदर्शित करना सीख लिया। याद रखिए, बनना नहीं रोक सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना जो दो पैर पे चलता हो और कहे साहब मुझे क्रोध बिल्कुल नहीं आता, मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता, मेरे में दया बिल्कुल भी नहीं है, मुझ में लव अफेक्शन नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सारे के सारे संवेग होते हैं। हाँ, इनकी मात्रा कम ज्यादा की जा सकती है। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की, कुछ ऐसी विधियों की जो नकारात्मक संवेगों को कुछ हद तक सकारात्मक में करने की कोशिश करती हैं, या डाइवर्ट करते उनके प्रभाव को कम कर देती हैं। इसमें एक पहला बिंदु है अध्यवसाय। अध्यवसाय में इस विधि में क्या किया जाता है? बालकों को विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त कर दिया जाता है। चाहे वो गतिविधियां सीखने वाली हो, रुचि वाली हो, खेलने वाली हो, तो किसी अन्य गतिविधियों में व्यस्त करते हुए जब बालकों के नकारात्मक संवेगों को नियंत्रित किया जाता है तो मनोविज्ञान में यह विधि कहलाती है अध्यवसायी विधि। दूसरी विधि है प्रतिगमन। देखिए, प्रतिगमन आगे हम जब समायोजन पढ़ेंगे तब मैं इसको डिटेल समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा जान लो खाली। प्रतिगमन का मतलब होता है जब हम एक वर्तमान परिस्थिति के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं तो हम पूर्व की परिस्थिति की ओर चले जाते हैं, यह प्रतिगमन कहलाता है। तो बालक को जब तो तेज गुस्सा आता है तो उस गुस्से में वो क्या करता है? वो टेबल कुर्सी को तोड़ता है या फिर कहीं और अपने गुस्से को निकालने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार प्रतिगमन करते हुए, पूर्व की परिस्थितियों में लौटते हुए या अन्य कहीं अपने गुस्से को निकालते हुए समायोजन किया जाता है। यह विधि कहलाती है प्रतिगमन विधि। अगला है समन, डिप्रेशन। देखो, समन में क्या होता है? ऐसे नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक सिचुएशन या फिर नकारात्मक स्थितियां जिनके कारण हम में नकारात्मक संवेग बनते हैं, चिंताएं बढ़ती हैं, क्रोध बनता है, इस तरह के अनुभवों को, उद्दीपकों को भुलाकर या उनका दमन करते हुए जब समायोजन करने की कोशिश की जाती है तो यह तरीका मनोविज्ञान में संवेगों के नियंत्रण का समन या रिप्रेशन कहलाता है। अगला तरीका है संवेगात्मक क्रियाशीलता। संवेगात्मक क्रियाशीलता का मतलब होता है कि जब भी कोई नेगेटिव संवेग बन रहे हैं, नकारात्मक स्थितियां बन रही हैं मस्तिष्क में, तो किसी अन्य शारीरिक गतिविधि में व्यस्त हो जाते हैं। तो शरीर को किसी अन्य गतिविधि के साथ क्रियाशील करते हुए या सोचने की प्रक्रिया को अन्य प्रक्रिया में क्रियाशील बनाते हुए जब संवेगों को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है तो वह तरीका कहलाता है संवेगात्मक क्रियाशीलता। अगला है अभिव्यक्ति या मार्गांतीकरण, सब्लिमेशन। देखो, मार्गांतीकरण में क्या होता है? यह भी समायोजन की एक टेक्निक है जहां नकारात्मक संवेगों को पॉजिटिव बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे कोई भी ऐसा व्यवहार जो समाज में स्वीकृति नहीं प्राप्त करता हो या समाज में अस्वीकृत व्यवहार हो, उसको स्वीकृत व्यवहार में बदलते हुए जब समायोजन करने की कोशिश की जाती है तो यह युक्ति मार्गांतीकरण या सब्लिमेशन कहलाती है। जैसे किसी बालक को बहुत तेज गुस्सा आता है, अब उसके गुस्से को आप खत्म तो नहीं कर सकते, गुस्सा तो आएगा भाई, मूल प्रवृत्ति के कारण है। तो आपने क्या करा? इस तेज गुस्से वाले बालक को कुश्ती में उतार दिया, कुश्ती करना सिखा दिया। अब जब भी ये कुश्ती करता है तो कुश्ती के दौरान इसको तेज गुस्सा आता है क्योंकि मूल प्रवृत्ति में है, और इस मूल प्रवृत्ति के कारण जो इसका गुस्सा है उसके चलते वह मैच को जीत जाता है, स्कूल के लिए मेडल लेकर आता है। तो जो गुस्सा उसका नेगेटिव व्यवहार था, आपने उसको पॉजिटिव गतिविधि में कन्वर्ट कर दिया। यह तरीका कहलाता है मार्गांतीकरण। एक होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। देखो, विस्थापन में क्या होता है? जब हम किसी एक परिस्थिति में अभिव्यक्तियां नहीं कर पाते हैं तो किसी अन्य परिस्थिति में अभिव्यक्तियां करते हुए हमारे संवेगों को नियंत्रित करते हैं। यह कहलाता है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक बालक को स्कूल में टीचर ने डांट दिया,
अब यह टीचर को तो वापस कुछ बोल नहीं सकता है, इसको गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, नेगेटिव संवेग बन रहे हैं, मानसिक परेशानियां शुरू हो गई, तो वह घर आता है, अपने छोटे भाई के 2 चांटे मार देता है। क्या करा? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, गुस्सा खत्म, समस्या का समाधान, मानसिक रूप से समायोजित हो गया। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ऐसा कोई दूसरा तरीका हो सकता है जिससे आप किसी अन्य परिस्थिति में अपने संवेगों को डाइवर्ट करते हुए अपने संवेगों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा आप स्कूल में बच्चों के संवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं, अर्थात उनके नकारात्मक संवेगों को सकारात्मक संवेगों की ओर ला सकते हैं या उनको डाइवर्ट करते उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इन विधियों के साथ हम आज के टॉपिक को बाइंड अप करेंगे और हमने आज के टॉपिक में कई सारे डिस्कशन किए। उन डिस्कशंस में हमने सबसे पहले जाना कि मैकडूगल ने कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां दी हैं, उनसे बनने वाले संवेग कौन कौन से हैं। उसके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियों को जाना जिसमें शिक्षक के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, व्यवहार में संवेगात्मक प्रभावों को अच्छा बनाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं जिससे आप नकारात्मक संवेगों को नियंत्रित कर सकते हैं या संवेगों के चलते जो व्यवहार खराब हो रहा है उसको ठीक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ हमने इमोशंस को लेकर समझने की कोशिश की। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने 2 क्लासेस में फिनिश किया, पिछली क्लास में और आज की क्लास में। मैं पुनः दोनों क्लास को समअप करते हुए आपसे कहना चाहूँगा कि हमें संवेगों की समझ बनाना बहुत आवश्यक है, हमारे खुद के जीवन के लिए भी, हमारे परिवार के अन्य सभी सदस्यों के लिए भी और स्कूल के बच्चों के लिए भी। क्योंकि संवेगात्मक समझ अगर हम में बन जाती है तो इससे हमें एक विशेष बुद्धि का विकास होता है जिसे संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है, EQ इमोशनल कोशिएंट कहा जाता है। यह एक ऐसी बुद्धि होती है जो संवेगों पर नियंत्रण करना, संवेगों को कंट्रोल करना, संवेगों को समझना और उनको ठीक से कैसे प्रदर्शित की जाए, इन सबके साथ में काम करती हैं। और याद रखिए, जो IQ होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, हमारी बुद्धि लब्धि होती है जो बुद्धि को मापने का पैरामीटर बना हुआ है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में IQ से कई गुना ज्यादा महत्व होता है EQ का। EQ IQ से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो EQ का मतलब क्या हो गया? हम सब में निहित वह बुद्धि जो संवेगों की समझ बनाती है, संवेगों को कंट्रोल करना सिखाती है और परिस्थितियों के साथ संवेगों को कैसे बदला जाए, इन सारी बातों की समझ हम सब में विकसित करती हैं। तो दोस्त, वो EQ संवेगात्मक बुद्धि आप में है, जन्मजात आप में वह क्षमता है, वह बुद्धि है जो संवेगों के ऊपर समझ बनाने के लिए पर्याप्त है। आपको और अतिरिक्त EQ की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आवश्यकता किस बात की है कि पूरे संवेगों के प्रोसेस को समझा जाए, कैसे मस्तिष्क में बनते हैं इस पर आपका एनालिसिस किया जाए और व्यवहार में कैसे प्रकट होते, सारी प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। अगर आपने सारी प्रक्रिया को खुद के साथ समझ के देख लिया कि कैसे मेरी मूल प्रवृत्तियां, उनके साथ बनने वाले संवेग, मुझ में कौन से संवेग नेगेटिव हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, मुझे कौन से संवेग हैं जिन पर मैं आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, कौन से संवेग हैं जो मात्रात्मक मुझ में ज़्यादा हैं, कौन से संवेग मात्रात्मक मुझ में कम हैं। एक बार एक डायग्राम बनाइए रफ में। उस डायग्राम में 2 टेबल बनाइए, एक टेबल आपके सकारात्मक संवेगों की, एक टेबल आपके नकारात्मक संवेगों की। आपको मेरे टॉपिक पे नहीं है ना, आपको खुद को एनालिसिस करना है, आपके संवेगों को यहाँ पर टेबल में लाना है कि मुझ में ये नेगेटिव संवेग और ये मुझ में पॉजिटिव संवेग। फिर एक और टेबल बनाइए कि मुझ में कौन से संवेग हैं जो ज्यादा व्यवहार में हावी होते हैं, कौन से व्यवहार में हावी नहीं होते हैं। तो एक जो व्यवहार में ज्यादा हावी होने वाले संवेग हैं वो, दूसरे जो कम हावी होने वाले संवेग हैं वो। अब दोनों टेबल को आप एनालिसिस करो कि ये जो हावी होने वाले संवेग हैं ये नेगेटिव ज्यादा हैं या पॉजिटिव ज्यादा हैं। अगर नेगेटिव ज्यादा हैं तो अब आपको आपके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए थोड़ा यहां काम करने की आवश्यकता है। क्या काम करना है ये आगे जब हम समायोजन पढ़ेंगे तब मैं आपको फिर से समझाऊंगा सारी बात को कि हम समायोजन में कैसे संवेग पर कंट्रोल करते हुए इनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, ठीक करना या समाधान करना बहुत आसान होता है, मुश्किल क्या होता है? समस्या का पता लगाना। तो आप आइडेंटिफाई करो कि मुझ में कौन से नेगेटिव संवेग हैं जो मुझे कष्ट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, जिनके चलते मेरा व्यवहार नकारात्मक हो जाता है। अगर इनको आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान आपने कर ली, अब इनका समाधान बड़ा आसान है। वो मैं आपको आगे जब भी डिस्कशन होगा वहां ठीक से बताऊंगा। लेकिन मेरे दोनों टास्क आप करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? हमारी संवेगात्मक समझ को मजबूती मिलेगी और हम एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे, अच्छे पेरेंट्स बन पाएंगे या अच्छा बड़ा भाई या बड़ी बहन बन पाएंगे और एटलीस्ट देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।